नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ एक शख्सियत बैठी हैं, तारुफ की मोहताज नहीं हैं, और जवाद अहमद साहब। हम इनसे डायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं। बहुत ही एक स्पेशल हमें टाइम मिला है और बहुत स्पेशल शख्सियत है। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आने का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप यंग लोग हो सारे। नाज़रीन, ये एक माजी के पॉप सिंगर, बल्कि अभी भी पॉप सिंगर हैं लेकिन लेकिन जितने ये सिंगिंग फील्ड में इन्होंने जितना नाम कमाया है और जो शोहरत कमाई है, मुझे ये जान के अच्छा लगा कि ये इसको एक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद पॉलिटिक्स में आने का एक मकसद होता है कि लोगों की खिदमत की जाए, सोशल वेलफेयर की जाए, और पावर में आने के बाद जो चीज़ें आप कर सकते हैं एक मिडिल क्लास के लिए, वो आपको करनी चाहिए। क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी ही समझ सकता है मिडिल क्लास को कैसे सर्व करना है, ना कि कोई एलीट क्लास समझ सकता है। सर, मुझे आप बताएं कि आपके सियासत में आने की क्या वजूहात हैं और आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? उस्मान, जो आपने बात की है ना अभी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस बात का इदराक है कि आम लोग जो हैं उनको आम लोग ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको आम लोगों से ही उठना भी चाहिए। तो इसका मतलब पहली बात तो ये होगी कि पार्टिसिपेशन आम लोगों की सियासत में हो। बहुत जरूरी है। अगर बराबरी पार्टी का मंशूर वगैरह जो पूछ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि बराबरी पार्टी का मकसद क्या है। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है आम लोगों की, जिसमें मिडिल क्लास आते हैं, मेहनत कश आते हैं, गरीब लोग आते हैं, वो सियासी तौर पर मोबिलाइज हों और वो अपनी एक पार्टी बनाएं, बराबरी पार्टी। और उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये जो कमरान तबका जो हमें 75 साल से मुसल्लत है, जिसमें जगीरदार, सरमायादार, माफियाज हैं, ये उनको चैलेंज करें। नाजरीन, ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इधर जागीरदार तबका और यहाँ पर जो लैंड माफिया है, जो पूरा पाकिस्तान में एक माफिया का सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के सिस्टम को और मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उस सूरत हाल में एक लीडर का सामने आना, जवाद अहमद साहब का सामने आना, और अपनी ज़िंदगी के टाइम को और अपनी ज़िंदगी की एनर्जीज़ को सियासत में वक्फ करना, ये पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी की बात है, एक खुशी की खबर है। तो जवाद भाई, मुझे ये बताएं कि आप ये सब कैसे करेंगे? आपके माइंड में क्या प्लान है? आप सियासत में किस तरह आगे जा सकते? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, जितनी मेरी नॉलेज है, सियासत में बहुत सरमाया चाहिए, बहुत लोग चाहिए, और आपको स्पॉन्सर्स चाहिए जो वॉलंटियरली आपके साथ काम। आपके पास कितनी स्पॉन्सर हैं, या आप कैसे फंड करेंगे अपनी पार्टीज को? अच्छा, जो कन्वेंशनल सियासत है ना, रिवायती, उसके अंदर ये जो आपने कहा ना, सियासत में लोग चाहिए, पैसा चाहिए, और फिर ज़ाहिर बात है पावर में आगे आपको हिकमत अमली भी चाहिए कि आपने करना क्या। तो जो रिवायती सियासत में ये सबसे पहले पैसा चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद लोग हैं ही नहीं। देखो, अगर लोग होते ना उस्मान, तो इमरान खान ने अमरीकी साजिश का एक झूठा सा बयानिया बनाया, मैं उसको झूठा समझता हूँ बिल्कुल, और तो खुद ही मान गए। अब तो अमरीका के सामने उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं, फिर फौज को इन्वॉल्व किया, पहले अमेरिका फिर फौज, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आखिरकार भी वो लॉन्ग मार्च में 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं निकाल सके। इसका मतलब वोटर तो उनका है। वोटर कौन होता है? वो हर पार्टी में से किसी ना किसी को तो वोट देना है उसने, लेकिन एक होता है सपोर्टर, और ऐसा जो कि जील के साथ साथ खड़ा होता है। वो कहता है मर जाऊंगा लेकिन साथ, ऐसा कोई नहीं है पाकिस्तान में। लोगों को पता है कि आखिरकार ये सारी हमारे तबके से नहीं है, अंदर से सबको पता है। वो सिर्फ कहते हैं ये बेहतर है, ये कम बेहतर है, ये उससे अच्छा है, ये तो लोग, ये इसमें कम बुराई है। तो हमारी जैसी पार्टियां जो होती हैं, इनमें सबसे पहले लोग आते हैं। जब लोग आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, तो फिर पैसा भी आता है, वो उन्हीं की तरफ से आता है, और वो हमें नहीं चाहिए होता, वो अपने ऑपरेशंस पे लगाते हैं। अभी रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आम आदमी पार्टी बनी है इंडिया में। उन्होंने दिल्ली में पहले इलेक्शन जीता, हुकूमत बनाई, सेकंड टाइम उन्होंने 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा, मतलब मेरा ख्याल है 92-93 सीटों में से 88 सीटें वो ले गए। उसके बाद वो पंजाब में जीत गए, अब वो पंजाब में भी हुकूमत बनाई। अब वो गुजरात गए हैं, उधर बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मोदी को टफ टाइम देने की कोशिश की है। अगर ये पढ़ती रही है पार्टी, तो इंडिया भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आम लोग शामिल हो रहे हैं सियासत में। पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिलेरी के साथ करना पड़ता है, इन लोगों से टक्कर लेनी पड़ती है जो इस मुल्क को चला रहे हैं 75 साल से। तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। शोबिस के लोग आ सकते हैं इसमें, खिलाड़ी बड़े लोग आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे,
क्या जरूरत है? तो इसलिए लोग इसमें हिम्मत नहीं करते आने की। सियासत में आकर अपने आप को दागदार करना और उसके बाद लोगों की बातें सुनना, फिर नाकामियाँ आती हैं उसको बर्दाश्त करना, ये सब एक स्ट्रगल है जो कि जवाद अहमद साहब ने शुरू की। लेकिन इमरान खान के मुतालिक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग उसको वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह बाहर नहीं निकलते जिस तरह की इनकलाबी सूरत हाल हो और एक इनकलाब बर्पा हो जाए। अभी क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी जवाब सब ऐसे हैं कि वो भी बड़े देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ झुक रही है और वहाँ पे उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, अब किस पार्टी को लाना चाहिए। तो आपसे मैं पूछूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट एक वो चीज़ है जिसको डील करना पड़ेगा। जब भी आपको अल्लाह ताला अरूज देंगे तो कैसे डील करेंगे? नहीं, हमने डील ही नहीं करना उनसे। देखो, एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में आई कैसे थी, आपको तारीख में जाना पड़ेगा। वो इसलिए इस तरह आई थी कि सियासी पार्टियों ने कोई ऐसा मंशूर ही नहीं दिया इस मुल्क को और ऐसे चलाया ही नहीं कि वो स्पेस जो बन रही थी किसी और के आने की कि वो फिल हो सके। मिसाल के तौर पे एक इवन जो मुस्लिम लीग थी वो ख़त्म हो गई थी, जिसने पाकिस्तान बनाया था, उसका नामो निशान नहीं रहा। उसके बाद इन्होंने सिंध की असम्बली में 1951 में 90% जागीरदार थे और जो पंजाब की असम्बली थी 1953 में उसमें 80% जागीरदार थे। ये मसूद खद्दरपोश ने अपनी किताब में लिखा है, नोट ऑफ डिसेंट के अंदर, और वो ऑथेंटिक बात है। अब देखो, जब इस तरह मुल्क इस तरह चल रहा हो तो जाहिर बात है फिर वो जब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा होता तो स्पेस क्रिएट होती है पॉलिटिक्स में। आर्मी अंदर आ गई और आर्मी ने फिर बाकायदा 58 में तो फिर अयूब खान ने, आपको पता है, मार्शल लॉ लगा दिया और उसके बाद 68 तक वो रहा, तो 10 साल मतलब वो बैठे रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या आर्मी, जिसके इस मुल्क के अंदर इतने इंटरेस्ट हैं, क्या आप उनको अपना दुश्मन बना के या दुश्मन उनको समझ के सियासत करना चाहते हैं, या आप आर्मी इन्वॉल्व होना चाहते हैं? जैसे ए पॉलिटिकल होता है ना, उसी तरह ए आर्मी भी होता है कि आप भाई, आपने सियासी पार्टी बनानी है ना, आप क्यों उनसे उनके बूट पॉलिश कर रहे हैं? अच्छा, वो भी, उनको भी पता है। अच्छा, जब वो इमरान खान को निकालते हैं या नवाज शरीफ को निकालते हैं, उनको पता होता है कि हम एक बूट पॉलिशिया निकाल रहे हैं। अब वो उनकी नजर में तो कोई इज्जत नहीं होती ना उनकी। वो आप अवाम जो मर्जी समझती रहे, अंदर तो देखो, मैं आखिरी बात करता हूँ, उसको खत्म करता हूँ। अगर आपने इस तरह सियासी पार्टी बनानी है ना, चूंकि आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं और आप समझते हैं कि ये मेरा हक है और मुझे बस वजीर आजम बनना है और आपके अंदर ये लालच है, तो फिर ये होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और आप आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि चाहे वो आप धरने करवाएं उनसे, जैसे इमरान खान ने 2014 में धरना करवाया, 2017-18 में पता नहीं क्या क्या उनसे करवाया, इसने जलसे करवाए अपने बड़े बड़े, उसमें पैसा देने के अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट दी आर्मी ने इनको। ये जो लाहौर का जलसा हुआ था, ये क्या ऐसे ही हो गया था? अब तो ज़हीरुल इस्लाम पाशा जो हैं, फिर वो उसके बाद और जनरल फैज, इस सबके इन्वॉल्वमेंट, जनरल बाजवा की भी थी। वो अलग बात है कि बाद में उनको जल्दी समझ आ गई, क्योंकि वो हेड कर रहे थे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता ना कि एक आदमी इतना कुल पावरफुल हो जाए कि जो हम उसको लाने वाले हैं हमारी भी कोई बात नहीं सुन रहा। तो आपस में मसले हो गए। लेकिन ये मसले ध्यान में रखे, ना इमरान खान के अवाम के साथ हुए, ना फौज के साथ अवाम के हुए, ये हुए फौज के और इमरान खान के। मैं फिर कहूंगा, ये मसले जो हुए ये ना इमरान खान के पाकिस्तान के अवाम के साथ हुए, ना फौज के पाकिस्तान के अवाम के साथ हुए। ये मसले जो हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और फौज के आपस में हुए हैं। इमरान खान ने क्या किया? इन्होंने उस मसले को बना दिया अवाम का मसला। इन्होंने कहा ये फौज जो है ये कर रही है, वो कर रही। भाई वो आपके साथ करी, आप तो नवाज शरीफ के साथ भी किया, उसके पहले किसी और के साथ किया। तो अगर आप सियासी पार्टियां ऐसे बनाएंगे जिसमें इदारों की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो फिर आपके साथ ये भी होता रहेगा। तो इसलिए हम तो किसी सूरत में, हम तो प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं उनकी। हमारे पास भी आते हैं, उस्मान हमारे पास आते हैं, हमसे आके बात करते हैं, कहते हैं आप बताएं क्या सपोर्ट चाहिए। हम कहते हैं जी कोई नहीं चाहिए, हम तो आपको प्यार करते हैं। लेकिन सियासी पार्टी हमसे बने या ना बने, आपके साथ हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि हम समझते हैं प्रिंसिपली कि फौज का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, कायदे-ए-आज़म का भी फरमान है कि आर्म फोर्सेस की जो जिम्मेदारी है वो सरहदों की हिफाजत करना है, ना कि सरहदों के अंदर डिवाइड पैदा करना है। फौज सबकी साझी है, कौम के लिए एक
मजबूती का निशान है और पाकिस्तानी अपनी फौज से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन टॉप लेवल की जो लीडरशिप है फौज में या कहीं पे भी, अगर वो सियासत में इतना इन्वॉल्व होगी तो उससे उनकी रिस्पेक्ट कम होती है। उससे, क्योंकि आजकल एक सोशल मीडिया का और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इतना ज़्यादा एक रुझान है कि आपकी कोई छोटी से छोटी बात भी रिपोर्ट हो जाती है। तो अब इस मौजूदा सिनेरियो में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुई है कि वो किस तरह सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उनके साथ डील्स करते हैं। जवाद साहब को भी अप्रोच करते हैं, उन्होंने बताया कि जी हमसे भी बात करते हैं, हमें भी ऑफ़र करते हैं कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे ठीक होगी। पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक तो पाकिस्तान ठीक। तो मैं जवाल भाई से पूछता हूँ कि वो, उनके पास क्या प्लान है पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने का? क्या वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी चाहते हैं? क्या वो इंपोर्ट रिडक्शन चाहते हैं? क्या वो अपनी फॉरेन करेंसी को मैनेज करना चाहते हैं? या फिर वो हुंडी हवाला को रोकना चाहते हैं? उसके अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? वो अमेरिका को किस एंगल से लेकर चलना चाहते हैं? वो रशिया को किस एंगल से लेकर चलना चाहते हैं? वो अपने ताल्लुकात तुर्की से, यूरोपियन यूनियन से और उसके अलावा आपके हमसाया ममालिक भारत के साथ वो किस तरह से, जब उनका टाइम आएगा और वो किस तरह से एक वर्किंग तैयार कर रहे हैं, ये सब मैं उनसे पूछता हूँ। और उसके अलावा एक शैडो कैबिनेट होती है, उसमें वो क्या अपने, उनके पास इतने लोग हैं कि वो कुछ मेन मिनिस्ट्रीज को मैनेज कर सकेंगे? सर जी, सबसे पहले बताएं आप इकॉनमी कैसे करेंगे? देखो, पहले तो मैं वापस उस पर जाऊंगा, बात करनी जरूरी है क्योंकि आपने जो बात किया मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी हमारा एक इदारा है। बिल्कुल। अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनको लेके कौन आता है? सियासी पार्टियां। सियासी पार्टियां खुद सियासी काम नहीं करती, उनके साथ जाके खड़ी हो जाती हैं। अब जहरी बात है, जब दो जगह, एक जगह पे दो स्टेक होल्डर होंगे, उनके आपस में मसले भी होंगे। अब इसका ये हल नहीं है कि जब किसी को निकाला जाए तो वो अवाम को फौज के खिलाफ दुश्मनी पे उभारना शुरू कर दे। ये फौज को एक्सपोज करने से आपके मुल्क का फायदा नहीं होता। आप सियासत अपनी बेहतर करें, आप फौज को एक्सपोज क्यों करते हैं? अगर करना है एक्सपोज तो फिर ये कहें कि मैंने ये किया है, बजाय ये कहने के कि जी बाजवा, जनरल बाजवा जो है वो मेरी उनकी गलतियों से हुआ है। आप तो सबसे बड़ी खुलती खुद थे उनकी। लेकिन मैं एक बात अब फौज जो है वो मुआशी नहीं, एक सेकेंड, इकोनॉमी जो है वो फौज का डोमेन नहीं था ना, वो बन चुका है। आपके पास क्या इकोनॉमी को ठीक करने का कोई तरीका है? अगर इमरान खान इतनी बातें करते हैं तो कौन जो है उनका वजीर खजाना पहले था? असद उमर। आपका कौन होगा? वो उसको भी छोड़ देते हैं, वो इसमें मैं आता हूँ। असद उमर थे वजीर खजाना। असद उमर का ये कहते थे कि जी ये बंदा रस्तू है, पता नहीं क्या कर देगा। ये फौज को नहीं, अवाम को भी कहते थे, हर एक को कहते थे ये झूठे आदमी है, ये बहुत बड़े झूठे और धोखेबाज आदमी है, ये मुनाफिक भी है। मैं इनकी तकरीरों से साबित कर सकता हूँ। अब मसला ये है कि अगर वो पागल बना रहे हैं लोगों को, तो मैं तो पागल नहीं हूं ना यार। जो सियासी पार्टियां चलाते हैं उनको पता होता है क्या हो रहा है, जो नौजवान होते हैं उनको क्या पता होता है। अब मसला ये है कि क्या इनके पास टीम थी? नहीं थी। इन्होंने फौज से धोखा किया। फौज ने कहा कि आप आए, मुआशी मामला आप ठीक करें, इनसे हुआ नहीं। इन्होंने 4 तो वजीर खजाना बदले हैं। तो अभी आप इकोनॉमी पे आओ। पाकिस्तान का मसला जो है ना उस्मान, वो सेल्फ सफिशिएंट पाकिस्तान का है। सेल्फ सफिशिएंट पाकिस्तान चाहिए हमें। सेल्फ सफिशिएंट पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी भी बाद में आती है, और तमाम जितनी भी आप बातें कर रहे हो ना, फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद आपने कहा इंपोर्ट रिडक्शन, फिर आपने कहा एक्सपोर्ट को बढ़ाना वगैरह, ये सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बाद में आते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि इस मुल्क के खेतों, खलिहानों, जागीरों, इस मुल्क के सनतें, इस मुल्क के इदारे जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे हैं, वो किसके कब्जे में हैं और वो कितने % लोग हैं। इस मुल्क के अंदर असल जो तखसीस है वो अमीर और गरीब की है। अमीर जो है वो 4% हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, और इस मुल्क का पूरा कब्जा उनके हाथ में है। जिनको कहते हैं ना मौके और वसाइल, वो उनके पास है। मिसाल के तौर पे इस मुल्क के अंदर एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक सेक्टर कितना है और प्राइवेट कितना है, आप देख लें। एजुकेशन की क्या हो रहा है? बेची जा रही है, बिक रही है। एजुकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली, दस्तूर के अंदर हमारे एजुकेशन जो है हमारा बेसिक राइट है, और हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि एजुकेशन फ्री मिलेगी सबको, नहीं मिल रही, और उल्टा आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप इसी तरह आपने इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज की हैं, आप तो PIA तक को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। अभी आप पूरी, अच्छा ये इमरान खान भी, मुस्लिम नून भी और पीपल्स पार्टी भी, ये तीनों जो है, ये जिसको हम कहते हैं न्यू लिबरल इकोनॉमी,
ये इसकी तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक सेल्फ सफिशिएंट को हम कहेंगे खुद इन्हिसार मैशत, उसकी तरफ नहीं जा रहे। क्यों? खुद इन्हिसार मैशत ये डिमांड करती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि यहाँ पे लोगों के अंदर वसाइल और मौके की मुनसिफाना तकसीम की जाए। उसके लिए आपको एक्सप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। एक्सप्रोप्रिएशन जो है ना, जैसे जायद माल वापस लेना, जायद जगीरें वापस लेना, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म करना। नेशनलिज्म की तरफ आप जाना चाह रहे हैं? नहीं, नेशनलिज्म तो ये नहीं होता, वो तो आप सोशलिज्म की बात कर रहे हो शायद। नहीं, देखो, एक होती है इकोनॉमी जिसको हम फ्री अनब्राइडल्ड इकोनॉमी कहते हैं, जैसे फ्री मार्केट पे छोड़ देते हैं आप। एक दिन मेरे साथ बैठा हुआ था, अल्लामा इकबाल का पोता है वो, लेकिन बहरहाल वो अब तो जो भी है वो, उसने मुझे कहा, वलीद इकबाल ने, उसने कहा जी मार्केट जो है वो ये करती है वो करती है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मार्केट जो है वो डिटर्मिन करती है इस मुल्क के अंदर कि जी गरीब को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो कोई बात नहीं, आप मार्केट को रेगुलेट करें। उसने कहा जी मार्केट फोर्सेस भी हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा आप छोड़ ही नहीं सकते। इस मुल्क में जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं, जहाँ 25,000 मिनिमम वेज है, वहां पे मार्केट फोर्सेस पे इकोनॉमी नहीं छोड़ सकते। चुप हो गया आगे से। देखो, रेगुलेट करना मार्केट को मॉनिटर करना, ये है रियासत का काम। जिन रियासतों में मार्केट का हुजम बहुत बड़ा होता है, मिसाल के तौर पे अमेरिका में 24-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, यहां पे 1 ट्रिलियन भी नहीं है, यहां पे 500-600 बिलियन डॉलर है। अब आप बताओ, उनकी आबादी है 32 करोड़, यहाँ है 22 करोड़। इतनी बड़ी इकोनॉमी के जो टुकड़े होते हैं ना, जो वर्किंग क्लास को जाते हैं न्यू लेवल इकोनॉमी के अंदर, वो इतने इतने बड़े होते हैं कि वो जीन्स भी खरीदते हैं, वो शराबें भी पीते हैं जाके, जो हम तो नहीं पीते, वो पीते हैं, पैसे पे पैसे खर्च करते हैं, वो गाड़ी भी लेते हैं, घर भी लेते हैं, उनके बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, उनको इलाज का भी मसला नहीं होता। वो सारा कुछ उनके इतने बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं वर्किंग क्लास को, गरीब लोगों को। यहाँ बताओ कितने मिलते हैं? यहाँ तो एक इंसान की तरह रह नहीं सकता, जानवरों की सतह पे रहता है। तो ऐसे मुल्क में आप न्यू लिबरल इकोनॉमी नहीं चला सकते। इस मुल्क में रियासत को अंदर आना पड़ता है, रियासत को इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा पाकिस्तान को, रियासत को, अमीरों को नहीं। कर ही नहीं सकते, ये 75 साल में कर लिया। तो रियासत अंदर कैसे आएगी? जब रियासत आम लोगों के पास होगी। रियासत अगर अमीरों के पास होगी, तो अमीर लोग तो चाहते हैं कि रियासत के अदारे बल्कि हमें दे दिए जाए ताकि हम प्रॉफिट कमाएं उससे। हमें ये कहते हैं कि जी आपके जी इदारे प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये कैसे प्रॉफिट बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ले ऑफ कर देंगे लोगों को। जब ले ऑफ करेंगे तो वो कहां जाएंगे? वो बेरोजगार हो जाएंगे। आपकी पूरी इकोनॉमी अमीरों के लिए चलती है, गरीबों के लिए नहीं चलती। तो इसलिए मैं खत्म करता हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको ठीक करने के लिए आम लोगों की अगर गवर्नमेंट आती है, हमारी आती है, तो हम सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। जमीनी इस्लाहात, जरा ही भी नहीं। लोग आमतौर पर समझते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स, नहीं, इस मुल्क में कोई ऐसा लैंड नहीं होगा जो प्रोडक्टिव ना हो और वो किसी के पास हो। अगर वो प्रोडक्टिव है तो रखे। इस पर ये लैंड की सोसाइटीज और हाउसिंग सोसाइटीज और खरीद के कौड़ियों के मोल गरीबों से आगे महंगे, ये खत्म होगा। ये सवाल ही चाइना का लैंड सिस्टम बड़ा अच्छा है। चाइना तो फिर वन पार्टी सिस्टम भी तो है ना। लेकिन देखो, अगर वो वन पार्टी सिस्टम है ना, तो फिर उनका वन पार्टी सिस्टम जो है उसके अंदर वो लोग नहीं बैठे हुए जो यहाँ बैठे हुए। यहाँ तो वन पार्टी भी बना दो तो सारे वही बैठे रहेंगे। मसला ये है कि क्या फिर मैं भी कहूंगा, आम लोगों की शमूलियत कितनी है सियासी अमल में? सियासी अमल में अगर आपकी शमूलियत नहीं है, आप क्या करेंगे? लोग, वो सियासत उनके कब्जे में है। मशीद लेनिन ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज प्रेसिपिटेटेड इकोनॉमिक्स। अब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, आप समझे, जो आपकी मैशत का, उसको सियासत कहते हैं। सियासत होती है मैशत पे, सियासत और किसी चीज पे नहीं होती। पाकिस्तान में सियासत किसी चीज पे होती है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब मजहब डाल देते हैं अंदर। मजहब डालेंगे तो फिरका भी डलेगा। अभी इमरान खान आग से खेल रहा है, हमारे साथ खेल रहा है। इस मुल्क में मजहब को किसी सूरत में सियासत में जेर बहस नहीं आना चाहिए किसी भी हवाले से। क्यों? ये इस लिहाज से अच्छा भी नहीं है कि जो यूथ उनको फॉलो करती है, उनको मजहब के बारे में भी एक नॉलेज होता है। और जो बिल्कुल हमारी बहुत सारी यूथ है जो कि इस्लामियात वाले टॉपिक से थोड़ी दूर भी है, और जब एक पॉपुलर लीडर इसको हमारे नबी की या उसके अलावा भी कुछ मिसालें, कुछ या पॉपुलर लीडर वो वाला जिसकी एक बेटी जो है
उसका केस अभी खुलने लगा है, जिसका वो झूठ बोलता है। पॉपुलर लीडर का क्या मतलब होता है? एक आदमी इस्लाम की बात करता है, पहले अपने आप को देखे। एक आदमी की बेटी जो है वो उसको जो है अपनी बेटी नहीं बता सका पूरी दुनिया में, और वो तो सवाब हासिल कर सकता था, नहीं उसको मुमलकत चाहिए थी, उसको हुकूमत चाहिए थी। अब मसला ये कि अभी भी वो भाग रहा है। तो अभी मसला ये है कि वो देखो, मुसलमान सारे हैं इस मुल्क में, इस मुल्क का मसला इस्लाम है ही नहीं। सोशल मीडिया पे इस्लाम है, हमारे घरों में कुरान है। तमाम लोग, जो आप सारे नौजवान हो, आप जाके पढ़ सकते हो, जो मर्जी पढ़े जाके। उसके लिए हमारे मौलाना भी हैं, हमारे मस्जिदों के अंदर लोग बैठे हुए हैं। ये लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना नहीं चाहते 5 वक्त की, इमरान खान का खुतबा सुनना चाहते हैं। ये झूठ है। ये इससे बड़ा झूठ क्या है कि आप कहते हैं जी इमरान खान हमें इस्लाम सिखाए। इस्लाम आपने सीखना मस्जिद में जाए, आप जाके मस्जिदों में देखे कितने नौजवान जाते हैं। मसला ये है, इस्लाम आपका पर्सनल मसला है। फिर मैं बता रहा हूं आपको कि इस्लाम अगर आप इसको ज्यादा करोगे ना सियासत में, तो फिर फिरकों की सियासत भी आएगी। ये कैसे हो सकता है कि आप इस्लाम इस्लाम कर रहे हैं, जबकि इस्लाम के आपके अपने मुल्क के अंदर इतने सारे फिरके हैं। वो 3 सूरतों में है। 3 सूरतें मैं आपको बता देता हूं। पहली सूरत क्या है कि आपके बाकायदा मकतबा फिक्र हैं, उनकी अपनी मस्जिदें हैं और उनके अपने मदरसे हैं, और वो आउटफिट्स भी हैं उनकी, और वो सारे एक ये मामला है। उसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी और भी बहुत से लोग हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, उनमें वो जो लोग ये जो कर रहे हैं सारे, उन्हीं में से कुछ लोग पार्टियां बना लेते हैं। वो पार्टियां बनाते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम बन जाती है। वो एक देवबंदी तंजीम है। जमात इस्लामी भी तकरीबन देवबंदी है। तरीके लबैक जो है ये बरेलवी है। नहीं, वो मैं इस्लामी पार्टीज कामयाब नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस मुल्क के अंदर लोगों ने ये समझ लिया था पहले, और ये इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल था सबसे बड़ा। उसने ये बता दिया था कि भाई रोटी के बड़ा मकान पे सियासत होनी चाहिए। रोटी के बड़ा मकान पे लोगों का पूरा ज़हन बदला। इस मुल्क में अंदर लड़ाई हुई बकायदा, लेकिन एक ज़हन में रखें बात, आप ये ना कहें कि ऐसा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट थी 2008 के बाद जो बनी थी, उसमें पख्तूनख्वा में एमएमए ने हुकूमत की थी, मौलवियों ने हुकूमत की थी। इसी तरह अगर आप वापस फिर जाएं तो भुट्टो को निकालने वाले 9 सितारे थे, और 9 सितारे जो थे वो सारी की सारी मजहबी जमातें थी। मौलाना फजल रहमान के जो वालिद थे मुफ्ती महमूद, वो उसके वो थे, हेड थे। तो मसला ये है कि देखो, उसमें बल्कि और भी पार्टीज थी, लेकिन वो बेसिकली हमारे मौलाना लोग जो कर रहे थे। मैं मौलाना लोगों से मुझे कोई मसला नहीं है, मैं वापस फिर आ रहा हूँ। मेरा मसला मैं क्या कह रहा हूँ, देखो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि पार्टीज बन जाती हैं, और उसमें अब तरीके लबैक है रिसेंट, उसमें वो है हाफिज सईद भी पार्टी बनाना चाह रहे हैं। उसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो पार्टीज बनाएंगे। आप जैसे ही खोलेंगे ये बात कि जी इस मुल्क के अंदर पार्टियां बने, तो और लोग भी बनाएंगे। क्या हमें इस तरफ जब हम जाएंगे तो हमें एक हारमोनियस सोसाइटी मिलेगी जब आप मजहब के नाम पे सिर्फ सियासत करेंगे? क्योंकि हमने तो ये देखा है कि इस मुल्क के अंदर जो हारमोनी है वो इन डाइवर्सिटी है, वो इन डाइवर्सिटी है। अगर आप शिया सुन्नी की लड़ाई अब नहीं देख रहे, तो इसलिए नहीं देख रहे कि वो लड़ाई उभारी नहीं जा रही। उभारी यही तो अभी आप एक शिया मिसाल के तौर पे एक शिया तंजीम बन जाती है, सियासी तंजीम, और वो कहते हैं जी हमने वो वाला मकतबा फिक्र या वो फिका इस्लाम का या वो पॉलिटिकल थ्योरी या थियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो शिया है, हम उसको पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। उसके लिए हम ये पार्टी बना रहे हैं। देखो उस्मान, बात ये है, ये तो 2 हो गए ना, तीसरा भी है। तीसरा है कि दुनिया में मुमलकतें हैं जो कि पॉलिटिकल पावर हासिल करती हैं, और वो किसी ना किसी इज्म पे खड़ी होती हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया में जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, मस्कत ओमान है, जिनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसमें बहुत से और मुल्क हैं, खासतौर पर आपका जो मिडल ईस्ट है, इवन अफ्रीका के अंदर आप देखें तो इन्फ्लुएंस है। आपको पता है बड़े बड़े मुल्क हैं वहां पे जहां पे बाकायदा ऐसी तंजीमें हैं जो एक्चुअली सिविल वॉर भी करती हैं और एथनिक क्लेंजिंग भी करती हैं। तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है। मसला ये है कि क्या इस मुल्क में जो भी रहता है, जो भी इस मुल्क में रहता है, उसको इस वक्त उसका पास तो कोई ना कोई है ना, फेथ भी है, उसकी एथनिसिटी भी है, ये आइडेंटिटीज हैं। मिसाल के तौर पे एक लाहौर में बंदा पैदा होता है, लाहौर के अंदर वो एक गरीब इलाके में पैदा होता है, बागबानपुरा में फर्ज करो या बाटी गेट में, और एक पैदा होता है गुलबर्ग में या डिफेंस में। अब उन दोनों की आइडेंटिटीज क्या फ़र्क है अमीर गरीब के अलावा? मतलब क्या है, आइडेंटिटीज एक जैसी हैं। हो सकता है वहां भी एक मलिक घर में पैदा होगा, वहां भी मलिक घर में पैदा हो, दोनों मलिक हैं।
वहां भी बरेलवी घर में हो मलिक, ये भी बरेलवी घर हो, इसका मतलब आइडेंटिटी फिर एक है। उसके बाद दोनों मुसलमान तो हैं ही, चौथा वो लाहौर के हैं, पांचवा वो पाकिस्तानी है। ये 5 आइडेंटिटीज तो मैंने आपको बता दी हैं। अब इन आइडेंटिटीज के साथ कोई इंसान क्या रोटी खा सकता है, कपड़ा पहन सकता है, क्या वो घर खरीद सकता है? नहीं, आइडेंटिटी का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये रियासत ने हर एक को मुहैया करनी है, उसकी रंग, नस्ल, उसकी मजहब, उसके फिरके से बालातर होकर। खारजा पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे? तो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की जो है वो जितनी बेड़ा गर्क हो चुकी हुई है, हम एंटी वेस्टर्न एक ट्रेंड चला रहे हैं इस मुल्क के अंदर। पूरी दुनिया में इस वक्त जो जिसको हम कहते हैं ना प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज, जिसको हम कहते हैं एक प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म, जहां जहां पर भी है वो सारे के सारे लोग वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जापान है, वो एशियन कंट्री है। टर्की है, वो आधा एशिया आधा यूरोप में है। चाइना है, चाइना इटसेल्फ आप देख लो, रशिया है। ये सारे वो लोग हैं जो कि या तो एशिया में है, या एक टर्की के एक्सेप्शन है कि वो एशिया यूरोप दोनों में है, या एशिया और यूरोप में। लेकिन ये फॉलो किसको कर रहे हैं? इकोनॉमिक मॉडल क्या है इनका? इनका इकोनॉमिक, बल्कि इकोनॉमिक भी नहीं, इनका सोशो इकोनॉमिक मॉडल क्या है? वो इनका वेस्टर्न है। ये सारे के सारे आज़ादियां देते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि आपका जो भी मजहब हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस मुल्क के सिटीजन हो, इक्वल सिटीजन हो। ये सारे के सारे अपने मुल्कों में रैशनैलिटी को प्रमोट करते हैं, मतलब अकल से और दलील से बात होगी। अगर कोई किताब खोल के ले आएगा, अपनी कोई भी इलामी किताब, जैसे मैं मुसलमान हूँ और मैं पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सियासत के मैदान में किताब नहीं खोलता, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से हिंदू ने भी खोल ली ना तो लड़ाई है। सियासत इसके ऊपर नहीं हो सकती। मैं फिर कह रहा हूँ, आइडेंटिटी पे नहीं होती सियासत, सियासत होती है इश्यूज पे, हमारी नीड्स पे, हमारे राइट्स पे, हमारी ख्वाहिशात पे, जो हमें जिंदगी में चाहिए, हमारे खानदानों को और हमें। तो सारी दुनिया उनको फॉलो करिए, हम कहते हैं नहीं जी वेस्ट तो ये है, वेस्ट तो वो है। इमरान खान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को। वो कहता है फैमिली सिस्टम, अपना फैमिली सिस्टम है नहीं, और कह कौन रहा है? जिसकी 2 तलाकें हो चुकी हुई हैं, और तीसरी शादी जो है वो वैसे ऐसी खातून से की है जो कि पब्लिक में आती ही नहीं है। इसका मतलब है कि पब्लिक के अंदर उसका जो एक्सपोजर है, उसकी रहन सहन का, वो है ही नहीं। ठीक है, नहीं जाती मामला, ये जाती मामला नहीं है, ये झूठ है सबसे बड़ा। सियासत में कोई जाती मामला नहीं होते भाई। मेरे ख्याल से कि सियासत में कोई मामला नहीं होते जाती। बिल क्लिंटन को नहीं, आप ये इमरान खान का झूठ है। ये इमरान खान झूठ बोलता है। कैसे? इमरान खान बकवास करता है इसलिए क्योंकि इमरान खान खुद गंदा आदमी है, गलीज आदमी है। ये मुनाफिक है। ये एक टाइम पे इस्लाम करता है, दूसरी तरफ ये गंदी और गलीज जिंदगी गुजारता है। इसने जितनी जिंदगी गलीज गुजारी है पूरे मीडिया को पता है। वो माजी हो गया ना? माजी नहीं है अभी भी। इया का नाम कब कहना शुरू किया था उसने? जब उसने 1997 में पार्टी बनाई थी। उसके बाद उसने क्या क्या किया? वो माजी था उसका। एक आदमी इस आदमी पे एतबार ही नहीं किया जा सकता। ये इतना घटिया आदमी है कि इस पे एतबार ही नहीं कर सकते आप ये तो पर्सनल लाइफ है ना, इसको भूल जाओ। में इमरान खान खुद कहते हैं कि, और कौन कहता है? वो है कौन इमरान खान? इमरान खान कौन है? आप इसको क्या मुझे समझा रहे हो? मुझे बता रहे हो? मैं उसको इमरान खान को करीब से जानता हूँ। आप किसे जानते हो इमरान खान को? आप तो टीवी पे सुनते हो उसको। सबसे अच्छा पता है क्या होता है? कोई टीवी पे आके बकबक शुरू कर दे। कोई जो टीवी पे आएगा बकबक शुरू कर देगा, आपको लगेगा जी बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन उनकी वो बिकती है ना, वो बिकती है इसलिए कि आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए कि आप लोगों को पता नहीं पॉलिटिक्स होती किस पे है। मसला ये कि उसकी बिक इसलिए रही है क्योंकि वो मुनाफिक और दोगला आदमी है। उसने मजहब को आगे लाके सारा कुछ पीछे करके लोग नौजवानों को पागल बनाया हुआ है, और नौजवान उसकी बात सुन के समझते हैं ये वो मुल्क है जिसके अंदर लोग, शाहरुख खान जाता है हज करने और लोग कहते हैं वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। दूसरी तरफ शाहरुख खान जो है उसके घर में जो है वो मूर्ति भी है और मस्जिद भी है। लोग वहां पे एकदम साइड पे रहते हैं, और जो लोग कहते हैं ना कि चलो यार ठीक है, मैं कहता हूँ फिर भी अच्छे हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हज करना बड़ी बेहतरीन बात है, ये क्या खत्म हो गया? जो बेहतरीन बात है वो फिर ये भी बताएं, वो उसको कह कैसे सकते हैं? वो कहां से रहा है? मसला ये कि मुनाफिक कौन है? हो गए ना, लोगों की सोच किस तरह की हो गई है। तो लोग अगर इस तरह की सोच हो गई है तो इसलिए तो कह रहा हूं ना
कि इमरान खान उनको नहीं बदल सकता, फैमिली सिस्टम भी चेंज होगा यहाँ इस मुल्क में, हर चीज चेंज होगी, ये दुनिया चेंज हो रही है। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे आने के बाद फैमिली सिस्टम अपनी असल शेप जो पहले थी उसमें रह ही नहीं सकता, और असल हो भी है तो होती भी कोई नहीं है। हमारी नानी दादियों के जमाने में और उनसे भी पहले औरतें बुरके से बाहर निकलती ही नहीं थी, औरतें बुरके में रहती थी, चाहे वो लाहौर के किसी भी हिस्से में रहती होती, आप जाके पता कर लो। फिर एक दौर आया जब इंसानी आजादियां मिली लोगों को, उन्होंने अपने हिसाब से जो कर सकते थे वो किया। अब यहाँ पे ये तो नहीं कि लड़कियां स्कर्ट पहन के फिरती थी या लड़कियां जो है वो बिल्कुल ही निकर्स पहन के फिरती थी, लेकिन लड़कियों ने अपने आप को थोड़ा सा वो किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, पूरी सोसाइटी ने किया। इसका मतलब फैमिली सिस्टम चेंज हुआ। उससे भी क्यों हुआ? क्योंकि जो वालिदैन अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, उन्होंने उनको स्कूलों में डाल दिया, कॉलेजों में डाल दिया। फिर ऐसा वक्त आया जब यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हुई, आप भी तो पढ़े हो ना यूनिवर्सिटी से किसी, और वहां पे मखलूत तालीम आई, लोगों ने मखलूत तालीम में भेजा उनको, और लोगों ने भेजा जहां लड़के जाते हैं वहां लड़कियां भी जाती हैं। तो देखो जब ये होता है ना, जब लड़कियों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम मिलती है तो फैमिली सिस्टम डेफिनेटली चेंज होता है। 2023 का इलेक्शन आप क्या फोरकास्ट कर रहे हैं अपने बारे में? हमारा देखो असल बात यह है कि हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। हम तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कुछ इस मामले में समझते ही नहीं है कि वो किसी की रुकावट बन सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई असल में इस मुल्क की शराफिया से है। उसके तीनों हिस्सा हैं। इमरान खान का मसला ये कि झूठे बयानिए बनाता है। अब जो कि बयानिए बनाता है, कैसे मुकाबला करेंगे? यही तो मसला है सारा। इमरान खान को बिल्ड किया गया है बाकायदा, 2008 में इसने बॉयकॉट किया था, 1997 में इसको कोई सीट नहीं मिली थी, और उसके बाद इसको 2013 में जाके पहली दफा थोड़ा बहुत इसको मिला, 37-38 सीट्स ली, और 2018 में इसने फिर काफी ज्यादा सीट्स ली। तो हुकूमत बनाने के फिर भी इसके पास मुनाफिक थी, उसको बनाया गया, वो RTS हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, जहांगीर तरीन जहाज भर भर के लाया, ये सारा कुछ हुआ। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। उन्होंने हुकूमत बना ली, वो इमेज बन गया ना, उनको सपोर्ट कर दिया, उनको बैकअप कर दिया, वो इमेज बन गया। तो जवाद अहमद 2023 में इलेक्शन लड़ेंगे? हम इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी लड़ेगी। अच्छा, मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा उस्मान। इस मुल्क के अंदर मैं एक मुराद याफ्ता आदमी हूँ। मैं इस मुल्क में भूखा नहीं मर सकता। मैं इस मुल्क में आप समझो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं जा सकता। आप लीडर हैं, सुन तो लो ना। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ता हूँ ना, तो इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, जिनको इक़्तिदार का लालच है, जो आप उस्मान को नहीं लीडर बनाना चाहते, आखिरकार वो 70 साल का भी हो गया, उसने वज़ीर आज़म खुद बनना है। जैसे वो अकले कुल है, जैसे वो अगर परसों तरसों मर जाएगा, सब मर जाएंगे ना, मैं भी मर जाऊंगा, तो उसके बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक खला आ जाएगा और पाकिस्तान भक्स से हवा में उड़ जाएगा। और भाई आप 70 साल के हैं, छोड़ दें। इस मुल्क में नौजवान हैं जिनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, जिनकी मेंटल फैकल्टी, फिजिकल फैकल्टी आपसे बहुत बेहतर है। आप उनके अंदर एब्जॉर्प्शन का इस वक्त टाइम है, आप उनको ट्रेन करें, उनको लीडर बनाएं। हमारा मसला यह है कि मैं भी जो हूं, मैं अपनी 50s में हूं, मैं क्यों अपने आप को पेश करूंगा जी मैं लीडर बनूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं खुद इलेक्शन लड़ूं ना किसी छोटी जगह से, MP MNA का, जहां पे आम सा कोई कैंडिडेट हो, और मैं पूरी पार्टी उसके पीछे लगा दूं, सारी पार्टी को बुला लूंगे, कन्वेंसिंग करो इधर आगे, और पैसे भी जितना लगा सकते हैं हम लगा दें, तो मैं जीत जाऊंगा। करूंगा क्या जीत के? देखो मैं चला जाऊंगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट भरी हुई है जागीरदारों से, मायादारों से, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी वहां चला जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं फौज के कंधे ढूंढता रहूंगा कि मुझे किस तरीके से फौज कुछ कर दे मेरे साथ। कैसा निजाम चाहते हैं पाकिस्तान में? हम तो समझ देंगे सियासत जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के साथ बनती है। अगर हम कर सकेंगे तो ठीक है, नहीं कर सकेंगे तो नहीं करेंगे। दुनिया में इनकलाबात जो आए हैं वो मुनज़्ज़म करके लोगों को आए सियासी तौर पे। हम 2023 में पार्टी बनाने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे सारे चाहे सारे कैंडिडेट्स हार जाएं, लेकिन हम चाहेंगे कि 850 तो 860 जितनी भी सीट्स हैं सब पे हमारे लोग खड़े हों, और वो अलामती तौर पे खड़े हों। जैसे मैं पहली बार अलामती तौर पे खड़ा हुआ था, इमरान खान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ के सामने। लोग कहते हैं जी आप नवाज शरीफ के सामने फिर क्यों नहीं खड़े हुए, या आप आसिफ जरदारी, इसलिए कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। मैंने लड़ना था इन तमाम बड़ी पार्टीज के, अमीर पार्टीज के सरबराहान से, और मुझे पता था मैं हार जाऊंगा। मैंने अपना पैसा भी ज़ाया किया। मेरे वालिद साहब, मेरे घर वाले जो थे, उनको मैंने कन्विंस किया कि मुझे अगर पार्टी बनानी है ना ऐसी, तो इस पार्टी को बनाने के लिए मुझे
आम लोगों को ट्रस्ट देना पड़ेगा कि मैं एक और भूखा नहीं हूँ शोहरत का या नाम का या ओहदे का। मैंने सिर्फ पार्टी बनानी है, लोग खुद करेंगे जो करना होगा, उनको राह दिखा दी, वो चल पड़ेंगे आगे। और हम मर भी गए तो एक पाकिस्तान में एक बड़ी आम लोगों की पार्टी बन जाएगी। तो मैंने पैसा भी ज़ाया किया, मैंने मेरी, आपको पता है छो सुनना पड़ता है, आपको मालूम ही है, वो इमरान खान ने भी सुना होगा, सबने सुना होगा अपने ज़माने में, मुझे आज सुनने को मिल रहा है। लेकिन मैं साबित कदम हूँ, हमने पार्टी बनानी है, हम लोग भी खड़े करेंगे, अलामती तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे 2023 का। अगर कोई जीत गया तो बड़ा अच्छा है, अगर नहीं जीता तो हम पार्टी बना जाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। पाकिस्तान में पर्सनैलिटीज़ को फॉलो किया जाता है और आप भी एक पर्सनैलिटी हैं, आपके नाम से वोट पड़ेंगे, आपके कहने पे पड़ेंगे और आपके कैंडिडेट को पड़ेंगे, वो उस कैंडिडेट को नहीं बल्कि वो आपको वोट पड़ रहे होंगे। ये हो रहा है, तो लिहाजा आपको पाकिस्तानी सिस्टम में एडजस्ट करना होगा और सिस्टम का हिस्सा बनकर ही चेंज करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, ना कि आप एक नया सिस्टम लाने के लिए एक स्ट्रगल शुरू करें जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन पे चले जाए। बहरहाल नहीं उस्मान, ये हम नया सिस्टम नहीं ला रहे। देखो पार्टी तो मैं ही बना रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं इलेक्शन अगर लड़ता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे अपने लिए एक ताकत की जगह चाहिए। हम अपनी पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। और अगर आम लोग इलेक्शन अभी नहीं लड़ेंगे बल्कि हम जैसे ही लड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर जो मुराद याफ्ता है, मैंने आपसे कहा है, देखो मैंने शोहरत भी ले ली है इस मुल्क में, लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से जानते हैं, और फिर मैंने पैसे भी इतने कमा लिए कि मैंने भूखा नहीं मर सकता। मेरी छोटी मोटी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर ये कब्जा भी कर ले तो मैं जमीन पे सो सकता हूँ, मैं इस तरह का आदमी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मसला ये है कि अगर मैं इस मुल्क में आराम से रह सकता हूँ, मैं किसी दरवाजे पर दस्तक दूंगा ना, कहूँगा यार भूख बड़ी लगी है, खिला दो, जो आते ही खाना खिला देते हैं। अब आम आदमी के साथ तो ये नहीं हो सकता। तो अगर आपने आम लोगों को एम्पावर करना है तो आपको अलहदा पीछे होना पड़ता है। ये मेरे आप देखे होंगे ये पोस्टर्स, बाद में आप बेशक इनको देख लीजिएगा, इसमें मेरी तस्वीर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि और कोई है नहीं। मेरा अगर आज मैं मुझसे पूछूं ना, मुझसे पूछो उस्मान के आपका क्या दिल करता है, पूछो आप मुझसे, बताएं। मेरा दिल ये करता है कि मैं म्यूजिक करूं, मैं फिल्में बनाऊं बड़ी इस्लाही किस्म की, मैं इस मुल्क के अंदर ज़राए इब्लाग को यूज़ करके अपने पैगाम को पहुंचाऊं, पूरी दुनिया में पहुंचाऊं कि पाकिस्तान एक एडवांस्ड फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क है, एस्पायरिंग टू बी एडवांस, प्रोग्रेसिव मुल्क है। तो मैं ये करूं। प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में कोई खड़ा ही नहीं होता, कोई कुर्बानी देने के लिए आता ही नहीं है। अब मैं जो हूं, मेरे तो अपने जितने शोबिस के लोग हैं उन सबको पता है ये जुनूनी आदमी है, मेरी भी लड़ाइयां नहीं है लोगों के साथ, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आज भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं इसलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा सच है। वो लोग तो अपना सच भी नहीं बोलते। तो मैंने जो बातें आपसे की हैं, ये कोई इख्तलाफ करे इत्तेफाक करे, हमें पता है कि हमने किस तरफ जाना है। हमें मालूम है कि 3 चीजों के बगैर एक एडवांस्ड मईशत और एडवांस्ड सोशल सिक्योरिटी और सिस्टम नहीं बन सकता पूरी दुनिया में। एक ह्यूमनिज्म, इंसानियत, दूसरा रैशनैलिटी, मतलब आप रैशनल बुनियादों पे तामीर करें सोसाइटी को, और तीसरा मतलब उसने पीरी मुरीदी ना डाली हो आपने, और तीसरा साइंस और टेक्नोलॉजी। अगर आप ये नहीं करेंगे इस मुल्क में खत्म हो रहा है सारा कुछ। मैशत नहीं नीचे जा रही, सिर्फ लोग भी नीचे जा रहे हैं। पार्टी का कोई नगमा तैयार किया? हाँ वो बहुत सारे हैं, मतलब सबसे हमारा जो अच्छा है वो तो है कि सारे जहां की मेहनत कशो उठो के वक्त आया। तो ये हमारा मेन गाना है। अभी थोड़े से में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्टी के जो कन्वेंसिंग करेंगे और पार्टी की जो प्रोपेगेशन करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रमोशन उसके अंदर ही चलेगा। सियासत में आकर और म्यूजिक को छोड़कर आपको कैसा फील होता है कि म्यूजिक एक आपका एक शौक है, एक आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है? तो ये एक कह लें कि खिचड़ी में आप घुस गए हैं म्यूजिक छोड़ के। ये आपको सोचते तो होंगे कि ये इस मकसद में आप अगर कामयाब ना हुए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मर जाऊंगा मैं। देखो इस मुल्क में सारे जो लोग हैं ना उन्होंने मर जाना है, बल्कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबने मर जाना है। हमारी आखिरी जगह जो होती है वो कब्र होती है, या जो और मज़ाहिब है कोई जला देता है, कोई कुछ कर राख बन जाते हैं। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर लोगों को अपनी ख्वाहिशात जो है ना उनको लगाम डालनी चाहिए, और इस मुल्क में कलेक्टिव एक अवेकनिंग जो है और कलेक्टिव एक सोच जो है वो डेवलप करनी चाहिए कि ये लोग, आम लोग जो हैं, ये उनका पाकिस्तान है। ये अमीरों का पाकिस्तान नहीं है सिर्फ, ये पाकिस्तान अमीरों के लिए नहीं बना था,
ये पाकिस्तान तमाम लोगों के लिए बना था। तो अगर ये सोच डेवलप करनी है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर जो भी हो देखा जाएगा। नाज़रीन, जवाद अहमद साहब एक बेबाक शख्सियत और खुलकर बरसे हैं, खुलकर बोले हैं। इन्होंने बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो बोलने का हौसला भी होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरे भी नहीं हैं। बोले हैं पॉपुलर लीडर्स के ख़िलाफ़, इन्होंने एक जायज़ तनकीद की है जो इनको लगता है कि इनकी सोच के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। और तनकीद बराए आप समझते हैं ना कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। ये इस तनकीद का हरगिज़ मकसद नहीं होता कि किसी को नीचा दिखाया जाए, बल्कि ये एक पॉजिटिव पहलू है कि हम जब तनकीद को पॉजिटिव लेंगे तो उससे इस्लाह होगी हमारी। और पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप बात करें या ट्वीट करें या कुछ ऐसा करें तो आप धर भी लिए जाएंगे, ऐसे लॉज बन गए हैं। लेकिन ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन किस्म के लॉज हैं और इन सब से आप देख लेना कि आप फेसबुक पे कुछ कर दें या ट्विटर पे कुछ कर दें तो बाय लॉ आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको उठा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी सियासी जमातें अपने अपने मफाद में कवानीन बनाती हैं और मुखालफिन को दबाने के लिए इन कवानीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जवाद अहमद साहब एक बहादुर शख्सियत हैं और इन्होंने एक ठानी है कि सिस्टम के अंदर आना है और सिस्टम को गरीबों के लिए राह हमवार करनी है। और इन्होंने अपने कैरियर के यानी कि जो म्यूज़िक कैरियर है तो उसको इन्होंने सेक्रीफाइस करके एक सियासत के एक वसी मैदान में एक गोता लगाया है। और इस गोते में अब ये कब इनको अल्लाह ताला कामयाब करता है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जवाद भाई का, इन्होंने मुझे टाइम दिया। और इंशाल्लाह जैसे जैसे इनकी अब 2023 के इलेक्शन करीब आएंगे तो हम इनसे मज़ीद भी इंटरेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। टेक केयर, शुक्रिया।